जय हिंद साथियों, आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सन 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया और किन किन महत्वपूर्ण समितियों के सुझाव के बाद जरूरी उपबंध शामिल किए गए। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। सबसे पहले जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें को हम लोग, जिसमें नंबर 1 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत अथवा जिला परिषद, ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए। नंबर 2 ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। भविष्य में अधिकारियों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। समिति की इन सिफारिशों द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वह अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। हालांकि 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित कर ली थीं। फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। उदाहरण के लिए राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, जबकि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई।
पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी, क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी, क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की, जो छोटे दीवानी या आपराधिक मामलों के लिए थी। अध्ययन दल तथा समितियां। सन 1960 से पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली के लिए विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियां तथा कार्यदल नियुक्त किए जाते रहे, जिसमें अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। इनकी मुख्य सिफारिशों में नंबर 1, त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को 2 स्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर पर और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह होने चाहिए। नंबर 2, राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। नंबर 3, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सुभेद्य समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अधिक्रमण करने की दशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए। पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की सामूहिक भूमिका होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। इनके बाद GVK राव समिति ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की
समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GV.K. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उनके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं। परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए सरकार से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश की, जिनमें नंबर 1, जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। ये कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंध के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। नंबर 2, जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 3, प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। नंबर 4, एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा इसे जिला स्तर के सभी विभाग का प्रभारी होना चाहिए। पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। यह पाया गया कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए ये चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए हैं। इस प्रकार समिति ने विकेंद्रित क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय एवं विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान की। यहाँ इसी बिंदु पर GV.K. राव समिति रिपोर्ट 1986, प्रखंड स्तरीय आयोजन पर दांतेवाला समिति 1978 तथा जिला आयोजन पर हनुमंतराव समिति रिपोर्ट 1984 से अलग है। दोनों समितियों में यह सुझाव दिया गया था कि मूलभूत विकेंद्रित आयोजन का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमंतराव समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक एवं आयोजन गतिविधियों के लिए जिला अधिकारी को समन्वयक बनाने की अनुशंसा भी की। इस प्रकार हनुमंतराव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति तथा अंत में GV.K. राव समिति में से भिन्न अनुशंसाएं भी हैं, जिन्होंने एक जिलाधिकारी की विकासात्मक भूमिका को सीमित करने की अनुशंसा की तथा विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। L.M. सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन L.M. सिंघवी के अध्यक्षता में किया। इन्होंने जो महत्वपूर्ण सिफारिश सरकार को की है उनमें नंबर 1, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इससे उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुल्लंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज विकास के नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की भी सलाह दी। गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। नंबर 3, ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना।
इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। गांव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। थुंगन समिति 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया गया। इस समिति ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया उनमें सबसे पहला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। इससे जिले में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। पंचायती राज के 3 स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु तथा विधियां निर्धारित करेगा। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। गाडगिल समिति 1988 में बी.एन. गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इससे संबंधित इसके संदर्भ में समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जिनमें नंबर 1, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। नंबर 2, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए। पंचायत के सभी 3 स्तर के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे तथा उन्हें कार्यान्वित करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को कर अर्थात टैक्स तथा ड्यूटीज लगान वसूलने तथा जमा करने का अधिकार हो। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त का आवंटन करे। एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाए। गाडगिल समिति की ये अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा प्रदान करना। संवैधानीकरण राजीव गांधी सरकार एल.एम. सिंघवी समिति की उपरांत अनुशंसाओं की प्रतिक्रिया राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानीकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने के लिए जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। हालांकि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। बीपी सिंह सरकार नवंबर 1989 में बीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व
में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यकाल संभाला और शीघ्र ही घोषणा की कि वह पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेंगे। जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए बीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्य के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया। नरसिम्हा राव सरकार। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आ गया। 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या महत्व है? इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 4 सम्मिलित किया, खंड 9 सम्मिलित किया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लिखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 अणा के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हों। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया और इसे संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लाया। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नई पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। परिणाम स्वरूप पंचायत का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। इस अधिनियम के उपबंधों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, अनिवार्य और स्वैच्छिक। अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए राज्य के कानून में शामिल किया जाना आवश्यक है। दूसरे भाग के स्वैच्छिक उपबंधों को राज्यों के स्वविवेकानुसार सम्मिलित किया जा सकता है। अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य को नई पंचायती राज पद्धति को अपनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है। इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनमें ग्राम सभा। यह अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात ग्राम, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत।
यह अधिनियम पूरे देश में पंचायत राज्य की संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो को क्षेत्र पंचायत स्तर पर पंचायतों को गठन न करने की छूट प्रदान करता है। सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव गांव, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इनके अलावा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। सीटों के आरक्षण का निर्धारण। सीटों के आरक्षण का निर्धारण राज्य के द्वारा बनाई गई विधि के मुताबिक चक्रानुक्रम में होता है, जिनमें महिलाओं के लिए आरक्षण, अति पिछड़ा वर्ग के लिए एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करता है। पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। यदि बीच में कोई पंचायत भंग हो जाती है तो उसके स्थान पर गठित पंचायत, जो भंग पंचायत की शेष अवधि के लिए गठित की जाएगी, वो भंग पंचायत की शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी। दूसरे शब्दों में, यदि एक पंचायत जो समय से पहले भंग होने पर पुनर्गठित हुई है, वह पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्य नहीं करेगी, बल्कि केवल बचे हुए समय के लिए ही कार्य करती है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित है। उनकी सेवा शर्तें और पदावधि भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इसके राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित तरीके के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जाएगा। उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 महत्वपूर्ण विषय वस्तु समाहित किए गए हैं, जिनमें नंबर 1 कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है। नंबर 2 भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण। नंबर 3 लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि का विकास। नंबर 4 पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन। नंबर 5 है मत्स्य उद्योग। नंबर 6 है वन जीवन तथा कृषि खेती वनों में। नंबर 7 है लघु वन उत्पत्ति। नंबर 8 लघु उद्योग, जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित हैं। नंबर 9 है खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग। नंबर 10 ग्रामीण विकास। 11 पीने वाला पानी। 12 ईंधन तथा पशुचारा। नंबर 13 सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन। नंबर 14 ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है। नंबर 15 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। नंबर 16 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। नंबर 17 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय। नंबर 18 यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। नंबर 19 वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा। नंबर 20 पुस्तकालय। नंबर 21 सांस्कृतिक कार्य। नंबर 22 है बाजार एवं मेले। नंबर 23 स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, जिनमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा दवाखाने शामिल हैं।
नंबर 24 पारिवारिक समृद्धि, नंबर 25 महिला एवं बाल विकास, नंबर 26 सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग व मानसिक रोगियों की समृद्धि निहित है, नंबर 27 कमजोर वर्ग के समृद्ध जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल हैं, नंबर 28 लोक विभाजन पद्धति, नंबर 29 सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। यह 29 महत्वपूर्ण विषय हैं जो पंचायत के अधीन शामिल किए गए हैं। अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान। हम संविधान के भाग 11 या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य उपबंधों के बारे में थोड़ा सा बिंदुवार चर्चा करेंगे, जिनमें नंबर 1 गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन होगा, नंबर 2 गांव स्तर पर पंचायतों, माध्यमिक स्तर पर क्षेत्र पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायतों की स्थापना की जाएगी, नंबर 3 तीनों स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होगा, नंबर 4 माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, मतलब जनता द्वारा चुने गए सदस्य अपने बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पंचायत के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का मताधिकार। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित होगा। सभी स्तरों पर सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए 1/3 पद पर महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होगा। पंचायतों के साथ ही मध्यवर्ती एवं जिला निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए तथा किसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। नंबर 10 पंचायती राज संस्थानों में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। नंबर 11 पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना करनी चाहिए। साथियों, हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से भारतीय संविधान में अलग अलग समितियों के महत्वपूर्ण सुझाव के उपरांत संसद के द्वारा 73वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से इसको पारित करके संविधान का अंग बनाया गया और आज इसका अनुपालन पूरे देश में हो रहा है। ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने व प्रशासनिक ताना बाना की स्थापना के उद्देश्य से व विकास एवं सामाजिक प्रशासनिक मजबूती के उद्देश्य से पंचायत का गठन किया गया, इसका प्रावधान किया गया। अभी वीडियो में हम लोगों ने इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। हमें आशा है इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। साथियों, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।